बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आज की सुबह आपकी कैसी गुजर रही है? आई होप कि आप सब एक पॉजिटिव और हैप्पी नोट पे जागे होंगे, और अगर अभी तक सुबह अच्छी नहीं गुजर रही तो आई प्रॉमिस यू अब अच्छी ज़रूर गुजरेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। और मॉर्निंग एट होम में हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि बात करें पते की, यानी ऐसी बातें जो पॉजिटिविटी भी फैलाएं, जिनसे हमारे लिए कुछ आसानी भी पैदा हो, और अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ की हम भूल जाते हैं तो एक रिमाइंडर के तौर पे। आज बात करूँगी लड़कियों की एम्पावरमेंट की, बच्चियों की एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट की। तो आपको पता है पूरी दुनिया में बात हो रही है, होती रहती है, ये तो एक बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली आज बात करना चाहूँगी। देखिए व्यूअर्स, ये तो चले अंडरस्टूड बात है कि तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है। हर इंसान जो है वो कोशिश करे कि वो बेहतरीन, बेस्ट से बेस्ट किस्म की तालीम हासिल करे और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करे, ये तो समझ आ गई। लेकिन अभी भी जो एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ और ऑब्ज़र्व कर रही हूँ वो ये है कि बच्चियों को अब स्कूल में डाल तो दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी एजुकेशन की जो जर्नी है उसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। बेटे के रिज़ल्ट्स, बेटे के ग्रेड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। बेटियों का ऑलमोस्ट जैसे टाइम पास के तौर पे उनको स्कूल भेजा जा रहा है कि इवेंचुअली तो इनकी हमने शादी ही करनी है। लेकिन जो बात बार बार व्यूअर्स मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जो मैंने भी ज़िंदगी में लेट सीखी, वो ये है कि शादी ज़िंदगी का हिस्सा है। शादी आपकी कुल कायनात नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शादी में अगर आपके हस्बैंड है और आपके बच्चे हैं तो रिमेंबर आपके अपने भी माँ बाप है, आपके हस्बैंड के माँ बाप है, आपकी एक पूरी फैमिली सेटअप है। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ शादी को अपना ज़िंदगी का गोल बना लेना, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की दुनिया में इतना कोई सेंसिबल ऑप्शन है। इसलिए इकॉनमी आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल हालात सबके देख रहे हैं। बाहर के ममालिक में लोग कहते हैं बाहर बड़ी खुशहाली है। क्यों खुशहाली है? क्योंकि बाहर मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं और घर की जिम्मेदारियाँ दोनों मियाँ बीवी हैंडल करते हैं। हमारे यहाँ अंडरस्टूड सी एक बात है कि लड़का जो है वो काम करेगा और पैसे कमाएगा, लड़की घरेलू मामलात देखेगी। ये वाली सोच जब तक हम नहीं बदलेंगे ना व्यूअर्स, हमारी इकॉनमी, हमारे घरेलू हालात, हमारे फाइनेंशियल पैसों के हालात बेहतर नहीं हो सकते। देखिए, दो लोग जब 50-50 हज़ार रुपये कमाते हैं तो लाख रुपया घर में आता है। जब एक बंदा काम करता है, चाहे वो 60,000 रुपये भी कमा रहा हो, 70 भी कमा रहा हो, वो फिर भी लाख रुपया नहीं बनता। दूसरी बात, जब दोनों लोग दोनों काम कर रहे हैं, घर के भी देख रहे हैं और अपने काम भी कर रहे हैं, मतलब ऑफिस के या जॉब वगैरह या अपनी बिजनेस भी कर रहे हैं, तो एक तो किसी भी इंसान में ये गिला या शिकवा नहीं आता कि सारा दिन मैं घर पे काम करती रहती हूँ। मियाँ हर वक्त ये कंप्लेन करता है कि सारा वक्त मैं बाहर काम करता रहता हूँ, मुझे क्या, मतलब मिलजुल के चीज़ें होती हैं। और जब मिल के काम किए जाते हैं तो प्यार और ताउन भी बढ़ता है आपस में। कैसे? मियाँ अगर कपड़े मशीन में डाल रहा है वॉश करने के लिए और वो ड्रायर में या स्पिनर में स्पिन करके बीवी को हैंड ओवर कर देता है, बीवी जाके कपड़े लटका देती है सूखने के लिए। मियाँ जो है वो खाना बना रहा है तो वाइफ जो है वो डाइनिंग टेबल लगा रही है और उसके बाद डिशेस वो धो लेती है और खाना जो है वो हस्बैंड। देखिए व्यूअर्स, मिलजुल के, गाड़ी के जब हम दो पहिए कहते हैं तो सिर्फ दो आपने इंसान एक घर के अंदर नहीं रख देने, उन्होंने आपस में मिल के कॉमरेडरी के साथ चलना है, कॉमरेडरी के साथ। अब शादी अपनी जगह, लेकिन अगर एक लड़की ने काम करना है या एटलीस्ट उसको ये ऑप्शन चाहिए कि वो कोई जॉब या अपनी कोई बिज़नेस कुछ करे, तो तालीम याफ्ता होना और अच्छी तालीम होना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर फोकस करना और ये देखना कि क्या वो अपने शौक़ की चीज़ें पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं उनकी तालीम की जर्नी में। और फिर ये भी मैंने देखा है कि बच्चियाँ 6ठी 7वीं जमात तक पढ़ती हैं, फिर उसके बाद उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, हम इसे मैट्रिक प्राइवेट करा लेंगे, और बात मैट्रिक तक पहुंचती नहीं है। इतनी बच्चियों से जिनसे मेरी मुलाकात होती है आजकल, 18 साल की, 20 साल की, हाँ बेटा कहाँ पढ़ रहे हो? हमने 7वीं जमात में छोड़ दिया, 6ठी जमात में अम्मा अब्बा ने निकलवा लिया स्कूल से। क्यों? हालात ऐसे थे, सोचा कि भाई को पढ़ा लें। और अफसोस की बात ये व्यूअर्स, जो मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि बेटे की तालीम पर टोटल फोकस किया, बच्चियों को ऐसा जितना नहीं तवज्जो दी उनके ऊपर। बेटे जो हैं वो फारिग घर पे बैठ गए आके, और बेटियां जो हैं वो घरों में लोगों के काम करके घर के खर्चे चला रही हैं। सो व्यूअर्स, बेहतर नहीं है कि हम अपने बच्चों को खुद मुख्तार करें, उनको इंडिपेंडेंट करें, उनको तालीम याफ्ता करें, ताकि उनका भी आगे जाके फ्यूचर सिक्योर हो। और व्यूअर्स, सच्ची बात है, अगर किसी बच्ची की ऐसी जगह शादी हो जाती है जहाँ पे मियाँ सारे फाइनेंसेस संभाल रहा है, तब भी बच्ची का तालीम याफ्ता होना और ख़ुद मुख्तार होना ज़रूरी है।
कल को खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। हमारे बहुत करीबी रिलेटिव्स में इसी तरह 58 ईयर्स का एक आदमी, 58 ईयर्स उस बंदे की एज, उसकी डेथ हो गई। चलते फिरते बस हार्ट अटैक हुआ। 3 बच्चे, तीनों की शादी हो चुकी थी। अभी आखिरी बच्चे की शादी हुई थी, मियाँ बीवी हॉलीडे पे कहीं गए, वो अप नॉर्थ मरी गए हुए थे, वॉक कर रहे थे, वो गिरे, उनकी डेथ हो गई। अब सारे अखराजात भाई संभालते थे, सारे एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें, बिजली के बिल। और भाभी जो हैं, जो मतलब उनकी जो मिसेज हैं, अब वो बेवा हो गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ इतने वो कर्ब और टेंशन से गुजरी है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करें। 2 बच्चे उनके बाहर रहते हैं, एक बच्चा जो यहाँ पे रहता है वो अपनी बिजनेस करता है। अब वो बाप की बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा है, उसको भी टाइम लग रहा है। और भाभी क्योंकि उस तरह से पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने अपना आई थिंक FA किया था और FA के बाद ही उनकी शादी हो गई थी, फिर उन्होंने अपनी तालीम को नहीं कंटिन्यू किया। तो वो यही कहती मुझे समझ ही नहीं आ रही। जब उनसे बात करते हैं, मुलाकात होती है, तो कहती है जुगन मुझे समझ ही नहीं आ रही। अब तुम्हारे भाई, मतलब कज़न थे हमारे, तो तुम्हारे भाई को गए अब 4 महीने हो गए, मैं दफ्तर डेली जा रही हूँ। इद्दत के बाद का जो टाइम होता है उसके बाद उन्होंने कोई महीना डेढ़ से वो दफ्तर जा रही। कहती मुझे समझ ही नहीं आ रही। कहती मैंने तो कभी चेक बुक की शक्ल नहीं देखी थी, मैंने कभी चेक नहीं लिखा। ATM कार्ड हस्बैंड का ही था, उसी के साथ का जो सेकंड कार्ड होता है वो उनके पास था, वो ATM कार्ड उनको अपना यूज़ करना आता था, या दफ्तर फ़ोन करके कह देती थी पैसे भिजवा दें। तो व्यूअर्स, आप कितने भी अमीर हो, कितने भी वेल्थी हो, जो मेन बंदा है अगर वो चला जाता है सिचुएशन से, तो फिर पीछे से कौन संभालेगा, कौन देखेगा। ऐसे ही हमने बड़े केसेस देखे कि 30-35 साल का यंग लड़का दुनिया से चला गया, पीछे 3 छोटे बच्चे छोड़ गया, बीवी हाउसवाइफ। सो व्यूअर्स, सारी उनको मतलब जो कहते हैं ना, सारे हथियार दें, बच्चियों को इतना इक्विप करें कि अगर कल को कोई भी इशू हो तो वो अपने मामलात संभाल सके, वो किसी की मोहताज ना हो। वरना हमने कितनी दफ़ा देखे बच्ची अपने मैके में भी रुल रही होती है और ससुराल में भी रुल रही होती है, कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर ही अगलों को ये लगता है कि अब ये बंदा आएगा, अपने बच्चे लेके आएगा, इसके सारे फाइनेंसेस कौन देखेगा। और इसी तरह अगर हम मर्दों को इतना इंडिपेंडेंट और इतना खुद मुख्तार कर देते हैं कि एटलीस्ट अपने कपड़े धोने आने चाहिए, इस्त्री करने आने चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, घर की सफाई सुथराई, बेसिक चीज़ें लड़कों को आनी चाहिए। आगे वो अपनी बीवी के साथ हाथ बटाएं ना बटाएं, वो उनका और उनकी मिसेस का मामला है, उसमें हमारा बोलने का वैसे ही कुछ नहीं बनता। तो बेटों को और बेटियों को, दोनों को इतना इंडिपेंडेंट करना है। लड़कों को हमें घर के काम सिखाने चाहिए और बच्चियों को हमें बाहर के काम सिखाने चाहिए। और जब बच्चे एक ऐसी एज पे पहुंच जाएं, तो आप अगर बैंक जा रहे हैं अपना कोई काम करने के लिए, तो बच्चों को साथ ले जाएं, ताकि उनको समझ आए कि चेक कैसे डिपॉजिट होता है, अकाउंट कैसे खुलता है, ये चीज़ें कैसे होती है। बच्चे जब आपके टीन्स में आ जाए, अगर बिजली का बिल आया हुआ है तो अपने बेटे को दे दे कि बेटा ये लो चेक, ये लो बिजली का बिल, जाओ आप पे करके आओ, या ये पैसे, ये बिल है, आप जाके पे करके आए, मैं बैठा हुआ गाड़ी है यहाँ पे, या मैं बाइक पे वेट कर रहा हूँ, आप जाके करके आए, ताकि बच्चे सीख सके और बच्चे इंडिपेंडेंट हो सके। बैंक का काम 18 साल की उम्र के बाद बच्चे आपके जाके कर सकते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएं और उनको वो बेसिक चीज़ें सिखाएं जो इम्पॉर्टेंट है। असल में देखें, तालीम हर बच्ची के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी लड़के के लिए। तालीम से बच्ची अपना फ्यूचर बना सकती है, वो अपने घर वालों की मदद कर सकती है और एक बेहतरीन माँ, बहन और प्रोफेशनल खातून बन सकती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कैसे मैनेज करती हो, तो मैं हंसती हूँ और कहती हूँ पूरी दुनिया में लोग काम भी करते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं। ऑफ कोर्स वर्किंग लेडीज़ को थोड़ा सा अपना दूसरा सेटअप भी देखना होता है कि बच्चों को कौन आगे से देख रहा है, कौन मैनेज कर रहा है। देखिए, अब तो दुनिया इतनी ज़्यादा ओपन अप हो गई है, इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा बहन मैं अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहता हूँ, मेरी बेटी जो है ना वो बड़ी लायक थी, तो मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उसको बाहर भेजूँ पढ़ने के लिए। मैंने कहा अच्छा भाई, अच्छा बच्ची से मुलाकात हुई तो पता चली कि वो लायक तो बहुत थी, लेकिन मैट्रिक के पेपरों से पहले उसको स्कूल से निकाल लिया। अब उसकी उम्र 25 साल है। अब 25 साल की बच्ची को मैंने यही समझाया कि मैंने कहा बेटे अब आप कोशिश करो कि अपना मैट्रिक करो, FA करो, और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको BA के लिए बाहर कहीं अप्लाई करें। बट वही वाला मसला आ जाता है कि एक एज निकल जाती है तो फिर स्कॉलरशिप्स भी मुश्किल से मिलती हैं। सो व्यूअर्स, हमारे मुल्क में जितनी ज़्यादा एजुकेटेड बच्चियाँ होंगी वो आगे बढ़ेंगी, हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगी और एक बेहतरीन पाकिस्तानी सिटीज़न बन सकती हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड होना उनकी एक सक्सेसफुल ख़ातून के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है और हमारी माशरे की तरक्की के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जब औरत एम्पावर होती है तो वो अपने पूरे ख़ानदान को एम्पावर करती है और साथ ही अपने मतलब माशरे को और सोसाइटी को एम्पावर करती है।
और दूसरे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। अगर एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, यानी कि अपना कमाती है, तो वो अपने फैसले भी खुद ले सकती है और अपनी ज़िंदगी को अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जी सकती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए, और सोसाइटी में भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करेगी। सो व्यूअर्स, बच्चियों को तालीम याफ्ता करना मगरों लाने वाला काम नहीं हमने करना। हमने बच्चियों को अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा के आगे लेके आना है ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में इंडिपेंडेंट हो सकें और वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें और अपने इर्द गिर्द वालों को भी। व्यूअर्स देखिए, हमारे सामने बेहतरीन एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूँगी। एक, आप मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखिए, एंड देन आज के, अगर हम टुडे की ख़वातीन की बात करें, अल्लाह ताला मैडम के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन, आप मरियम नवाज़ साहिबा को देखिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कितनी बड़ी बात है। उनको देखें वो कितने काम कर रही हैं। मर्दों के शाना बशाना क्या, वो तो करोड़ों मर्दों को पीछे छोड़ गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जब देखती हूँ कि वो क्या कर रही हैं। अब जैसे कि आजकल इलेक्ट्रो बस की इफ्तिताह चल रही है ऑल ओवर पंजाब। मतलब पिछले दिनों सरगोदा में मैं करके आई इवेंट, कल इंशाल्लाह देरा गाजी खान में मैंने होस्ट करना है। साहिवाल, मियाँ वाली, हर जगह उन्होंने जो ज़बान पे कमिटमेंट की है खड़े होकर अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वो सारी कमिटमेंट टाइम से पहले पूरी कर रही हैं। और आप देखें, मेरे ख्याल से साल, 1.5 साल हुआ है, टाइम कितना हुआ है, और आप देखें वो क्या कर रही हैं। एक पढ़ी लिखी खातून, एक एम्पावर्ड खातून, मैरिड विद चिल्ड्रन, बच्चों की भी शादियां की, साथ साथ अपने मुल्क के लिए देखें वो कितना काम कर रही हैं। आप देखें, दिस इज एन एम्पावर्ड वुमन, और हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है मरियम नवाज साहिबा। देखिए, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ भी हो, आप किसी के साथ भी अपने आप को पॉलिटिकली कनेक्ट करते हो, लेकिन जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो फिर दिल से आवाज़ निकलती है। और एज अ वुमन वो जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है दूसरी खवातीन के लिए, मैं तो सलाम पेश करती हूँ। मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ मैम से। मुझे लगता था मैं बड़ी एम्पावर्ड और स्ट्रॉन्ग औरत हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। या मतलब आप बाकी लोगों को देखें जो खवातीन आगे बढ़ रही हैं। आप मुनीबा मज़ारी को देखिए, पढ़ी लिखी, क्योंकि वो बच्ची पढ़ी लिखी थी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ और वो व्हीलचेयर में आई, तो उनका पढ़ा लिखा होना, उनकी ग्रूमिंग, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती थी, अपने आर्ट को भी उन्होंने परस्यू किया। अब मुनीबा मज़ारी एक बेहतरीन रोल मॉडल, मोटिवेशनल स्पीकर, और उसके साथ साथ आप देखें कि मतलब कितना ज़्यादा वो काम कर रही हैं फीमेल एम्पावरमेंट के लिए और अपने आर्ट को भी लेके चल रही हैं आगे। सो व्यूअर्स, तालीम याफ्ता होने का जो फ़वाइद हैं वो हैं। आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते और डिनाई नहीं कर सकते। फिर बाद में लोग पिट रहे होते हैं कि हाय हम क्या करें। अगर हम चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव ज़िंदगी की तरफ, एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ अपने बच्चों को गामज़न करें, तो बेटे बेटी दोनों को इंडिपेंडेंट करें, दोनों को एम्पावर करें। और व्यूअर्स, अगर बच्ची पढ़ी लिखी होगी और इंडिपेंडेंट होगी ना, तो उसको ससुराल में भी रिस्पेक्ट मिलेगी। कैसे? कि क्योंकि वो अपनी कमाने वाली होगी और इंडिपेंडेंट और अपना ख्याल रख सकती होगी, तो ससुराल वाले भी 10 बार सोचेंगे कि इसके साथ पंगा नहीं करना। आज हमने इसको तंग किया या ज़्यादा तंग किया, तो अगर ये वॉकआउट कर जाती है तो ये अपने आप को संभाल सकती है। तो औरत को मजलूमियत वाली एलिमेंट से निकालें और पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलें। किचन की तरफ भी हमने ऑफ कोर्स व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, रुख करते हैं, और हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाडली शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। बेटियों को एम्पावर करने की बात हो रही है, ख़वातीन को एम्पावर करने की बात हो रही है। यहाँ पे हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि बच्चियाँ जो हैं, अगर वो होम मेकर हैं या हाउस वाइफ्स हैं या हाउस वाइफ ही उनका गोल है, तो वो कोई बुरी चीज़ है। लेकिन अगर आप होम मेकर भी हैं तो तालीम याफ्ता होना फिर भी आपका बुनियादी हक है, बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई जॉब करनी है या कोई बिज़नेस करना है तो ही आप अपनी एजुकेशन लें। आपको एक शाउर आता है तालीम से, और दूसरा है सिर्फ तालीम ही नहीं, आपका एक्सपोजर भी अच्छा होना चाहिए। बाज़ औक़ात बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब कि बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनका एक्सपोजर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपने ना बैलेंस लेके चलनी होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बेटी मतलब एक बेटी बैठी हुई है, 4 बेटे बैठे हुए हैं, बेटी को कहेंगे जाओ बेटा पानी लेके आओ, बिल्कुल गलत बात है व्यूअर्स। हर बच्चे को, बेटा हो बेटी हो ट्रांसजेंडर जो भी जेंडर हो, आप सबको ये बेसिक तमीज़ की चीज़ें सिखाएं कि अगर बड़ा कहता है कि बेटे पानी लेके आओ तो जाके ले आओ। हमने तमीज़ इक्वल लेवल की बेटी बेटियों को दोनों को सिखानी है। वही ना, वो जेंडर इक्वलिटी ज़रूर होनी जाओ बेटी चाय बना दो, बेटा जाओ मेरे लिए, बेटी माँ बैठे और कहे अपने बेटे को, कहे जाओ बेटा मेरे लिए चाय बना के ले आओ अच्छी से। वाई नॉट? ये तो हम इनको तमीज़ सिखा रहे हैं, अदब सिखा रहे हैं। सारे अदब, सारी तमीज़, सारा कुछ, सारी तरबियत क्या बेटी के लिए ही है?
और जब आप ये सारी चीज़ बेटी पे डालते हैं और बेटा जो है वो वहाँ पे बैठा देख रहा है कि सबसे अच्छी बोटी भी सालन की मुझे मिल रही है, हर सबसे बेहतरीन तालीम भी मुझे मिल रही है, कपड़े भी मेरे लिए नए खरीदे जाते हैं, बहनें आपस में एक दूसरे का कपड़े पहनती रहती है, या किसी के पुराने या वो जो कहते हैं ना कज़न कुज़न के ये लेफ्ट ओवर टाइप व्हाटएवर, या छोटी बहन के, तो बच्चों को फिर क्या महसूस होता है? बेटियों को साफ पता चलता है कि मैं बेटों अपने भाइयों से कमतर हूँ, और बेटों को लगता है कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ। फिर आगे जाके वही बेटे जो हैं वो ना आप अपने वो कोई आपके ना काम आते हैं ना आपकी सपोर्ट करते हैं, अपने हाथों से आप उनको बिगाड़ रहे होते हैं। बहुत सिंपल सी बात। चलो ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इसके बाद बारे में बातचीत भी करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आज हम जिगर की बात करेंगे। वैसे तो व्यूअर्स आपको पता है कि जब किसी ने प्यार का बड़ा इजहार बहुत ज़ोर से प्यार आया हुआ होता है बच्चों पे, तो लोग कहते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं सदके जाऊँ। तो जिगर तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी अपनी औलाद या अपने किसी बड़े प्यारे को जिगर का टुकड़ा कह रहे हैं, तो जिगर आखिर है क्या चीज़, इसका काम क्या है, और उसके साथ साथ कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है एज़ पाकिस्तानी। हर दुनिया के कोने में हमेशा ये बात करते हैं व्यूअर्स, डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट मसाइल हैं। जैसे स्किन कैंसर ज़्यादा वेस्ट का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में हाँ हैं केसेस स्किन कैंसर के, लेकिन दूसरे कैंसर्स की शरह जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। उसी तरह जिगर की कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हैं। तो आज हमें ज्वाइन किया है हेड ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट एट शेख ज़ायद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर, हमारे साथ डॉक्टर तारिक अली मंगेश हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? Perfectly fine, and thanks for basically inviting me for this interview. इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब जो मेरा बातों में ही सवाल आ गया कि जिगर है क्या चीज़, जिगर लिवर क्या है ये? देखें, ये बॉडी के जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, ठीक है ना, ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इस तरह ये हर एक ऑर्गन का अपने अपने काम है। तो खुदा ने जब इस इंसान को तख्लीक किया तो उसमें हर ऑर्गन को अपने अपने काम दिए। लिवर भी एक आपका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और मेरे ख्याल में स्किन के बाद ये वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन है, ठीक है ना जी? यानी कि आपकी स्किन जो है, हाँ, खाल जो है आपकी, वो आपके जिस्म का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गन है। उसके बाद जब आप दूसरे सबसे बड़े जिस्म के ऑर्गन की बात करते हैं तो वो आपका जिगर है। सोचने की बात है व्यूअर्स, लेकिन इधर ही मैं आपके पास वापस आऊँगी डॉक्टर साहब। देखें, जिगर की आप बात करें कि इतना बड़ा ऑर्गन है, लेकिन लोगों को टेंशन होती है दिल की, दिमाग की, फेफड़ों की। ये तीन ऑर्गन है जिनकी लोगों को मेन टेंशन होती है। अब जाके लोगों को थोड़ा सा समझ आइए, डायबिटीज़ क्योंकि इतनी है हमारे मुल्क में कि आपने अपने गुर्दों का भी ख्याल रखना है। जिगर बेचारा तो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाता है, ये क्या माजरा है? देखिए, ये माजरा इसलिए है कि देखें अल्लाह ताला ने इस ऑर्गन में मतलब ये काम क्या करता है? एग्जैक्टली देखिए, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ना वो डिटॉक्सिफाइंग है, कि क्योंकि आप जो कुछ खाते हैं वो बॉडी तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर वो सारा सर्कुलेशन में रहे तो दे कैन बी वेरी टॉक्सिक टू द बॉडी एज वेल, ठीक है ना जी? तो ये लिवर क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाइंग मुख्तलिफ जितना वेस्ट मटेरियल वेस्ट आ जाता है लिवर में, ये उनको जो है ना वो डिटॉक्सिफाई करके ये खून को साफ करता है, ताकि मेन चीज़ होती है कि जो हार्ट को ब्लड जाए और जो ब्रेन को ब्लड जाए, उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ना हो, ताकि वो आपके दिमाग को सुन ना कर सकें और आपके दिल को ना बिठा सकें। आप जिगर को ना एक छन्नी की तरह सोचें व्यूअर्स, यस, वो छान लेता है जो सारी मसाइल आपके जिस्म में आपके खून में चल रहे होते हैं। बिल्कुल। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाता है, जैसे एल्बुमिन है, वो मुख्तलिफ दवाइयों का, मुख्तलिफ चीज़ों का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको कैरी करता है सर्कुलेशन में, तो प्रोटीन्स बनाता है। फिर आपका जो है ना जब ज़ख़म लग जाता है तो आप देखते हैं थोड़े अरसे के बाद वो ज़ख़म जो है ना वो बंद हो जाता है, वो खून उस पर जम जाता है, कोएगुलेशन होती है। तो जो कोएगुलेशन होते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो मेनली लिवर सिंथेसाइज करता रहता है, ठीक है? तो इस तरह के। और फिर इम्यूनिटी का है, बच्चा जब होता है तो इनिशियली उसकी जो इम्यूनिटी है वो बोन्स में इतनी ताकत नहीं होती कि उसकी इम्यूनिटीज़ को या लिम्फ ग्लैंड्स इतने डेवलप नहीं होते, तो लिवर उनकी इम्यूनिटी को भी जो है ना वो सपोर्ट करता है। तो ये, और दूसरा जो है ये मेटाबॉलिज्म, कि अब जब ऐसे हम बातें कर रहे हैं, हमारी एक एक बात के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है वो एनर्जी बनाता लिवर है, यानी है इम्पोर्टेंट। जिगर सिर्फ खून नहीं साफ करता, जिगर बहुत से बहुत ज़रूरी काम करता है। ज़रूरी काम।
लेकिन डॉक्टर साहब आजकल हर दूसरे बंदे को कोई जिगर का मसला है, किसी को हेपेटाइटिस हुआ हुआ है जी। तो किसी का फैटी लिवर है, तो जी। किसी को अल्लाह माफ़ी दे जिगर का कैंसर हुआ हुआ है, तो किसी कोई बंदा लिवर ट्रांसप्लांट पे पहुंचा हुआ जी। है। तो वायरल इन्फेक्शंस अपनी जगह। तो हमारे पाकिस्तान में इतने जिगर के जो मसले हैं उनकी अगर आप हमारे साथ एक एक चीज़ पे थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग मुझे दे दें। जी जी, वाई नॉट। पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में एग्जैक्टली देखिए, पाकिस्तान में जो है अनफॉर्चुनेटली हम बदकिस्मती से पिछले कोई 10 साल से हम हेपेटाइटिस के साथ हेपेटाइटिस ए, बी, ठीक है, सी और अब ई भी हैं, ठीक है ना, डी भी है, ठीक है, मुख्तलिफ वायरसेस के साथ हम कह रहे हैं। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में थी, ये बाहर दूसरे मुल्कों में भी थे, लेकिन उन मुल्कों ने अपनी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ और उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से अपने आप को इस वायरस से दूर कर लिया है, ठीक है। बदकिस्मती से हम इजिप्ट हो गया, ठीक है, ये हमेशा हमारा मुकाबला रहा है कि कभी इजिप्ट नंबर 1 था इन डिजीज़ में, कभी पाकिस्तान। अब इजिप्ट ने भी अपने पिछले 10 साल ऐसे काम किए हैं कि उन्होंने अपने आप को इससे निकाल के अब वो कहीं जाकर 38-39 नंबर पे आए। हम अभी भी पहले 3 पहले 4 में जो है ना हम अभी फिर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो लेकिन है ना व्यूअर्स, दिल के मसाइल में भी हम टॉप पे आ रहे हैं। गुर्दों की बात करें तो टॉप 3 ममालिक, आई थिंक नंबर 2 पे हम आते हैं डायबिटीज़ में। तो हम अपने जिस्म का हर ऑर्गन व्यूअर्स बर्बाद करते जा रहे हैं एज पाकिस्तानीज, क्योंकि ये पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। और आप तो जहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब शेखजादा हॉस्पिटल, उधर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जिगर के ऊपर, और आपके डिपार्टमेंट में तो ऑब्वियसली है ही जिगर का डिपार्टमेंट ही। जी जी जी। तो इसके अलावा जो एक तो वायरल वगैरह हो गए, फिर जो है ना हमारे पास ऑटो इम्यून प्रोसेस है कि बॉडी खुद अपने लिवर को डैमेज करना शुरू कर देती है, ठीक है, ये हो गए। फिर हमारे पास दूसरा है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कि अल्कोहल डैमेज करता है, ठीक है। और जो थर्ड जो फोर्थ जो मैं आपको कह रहा हूँ वो जो कुछ जेनेटिक काजेज़ भी हैं, लेकिन जो फोर्थ मैं आपको कह रहा हूँ वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर क्योंकि हमारे देखें वहाँ पे। अच्छा भैया, मुझे एक बात बता दें कि चर्बी का जिगर के साथ एक्चुअली कोई काम नहीं है। जी, चर्बी और जिगर का आपस में कोई काम नहीं है। आपने कभी वैसे भी अगर आपने वो जो कहते हैं ना देखा हो किसी जानवर का भी निकलते हुए जिगर, तो उसके ऊपर कभी चर्बी नहीं लगी हुई हो। एग्जैक्टली। तो चर्बी वाला जिगर एक नई सी कोई चीज़ है जी, ये क्यों होता है? जिगर पे चर्बी आती कैसे है? देखें, ये जो है ना ये लिवर आर्गन, जैसे मैंने आपको इसके मुख्तलिफ फंक्शन बनाए, एक फंक्शन इसका स्टोरेज का भी है, ठीक है ना जी। तो आप फॉर एग्जांपल अगर जो एनर्जी आपको चाहिए होती है वो बन जाती है, वो लिवर में स्टोर होती है। और व्हेन एवर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्लेइंग गेम, और अगर आप कोई दौड़ रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो तब आपको ये एनर्जी चाहिए होती है। तो ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ना ये लिवर में स्टोर होता है। जिस तरह आपके जब कहते हैं ना कि तोंद निकल आई है, फैट सारा निकल आती है, तो ये जो फैट स्टोर होता है सबसे ज़्यादा स्टमक पे, बटक्स पे, और फिर उसके बाद अगर इंटरनल ऑर्गन्स में जहाँ पे ज़्यादा स्टोर हो रहा है दैट इज़ लिवर। तो लिवर में, और फिर इसके जो फैट सेल्स हैं ये फंक्शनलेस सेल्स, इनका कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें फ़ैट पड़ा होता है। और ये जब, और इसके सेल का साइज़ बड़ा होता है, और जब ये स्टोर होने लगता है तो ये क्या करता है कि जो लिवर के अपने जो इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग सेल्स हैं उनको ये डैमेज करना शुरू कर देता है। तो डॉक्टर साहब, अगर इंसान का वजन कम हो जाए तो क्या ठीक हो सकता है ये? मैडम, ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी भी आ रही। दो बातें सुनने को मिल रही हैं। एक कि अगर आपका लिवर फैटी हो जाए तो जितना है उतना रह जाएगा, वहाँ पे आप रोक सकते हैं चीज़ को, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई फैटी लिवर आप रिवर्स कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ये बिल्कुल रिवर्स, आपकी जो सेकंड बात है ये बिल्कुल हो सकता है। और इसके मैं आपको क्योंकि लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे, एक दफ़ा फैटी लिवर हो गया तो अब वो कभी भी नहीं ख़त्म होगा, और इसका मतलब ये आप फलां नुस्खा ट्राई करें तो इससे कुछ बेहतरी आएगी। तो एक तो नीम हकीम जो बैठे हुए हैं ना सारे। एग्जैक्टली। देखिए, इसमें जो है ना इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें फैक्टर्स हैं। जैसे अभी एक आ रही है लाइफस्टाइल मेडिसिन, ठीक है, ये बहुत पहले यूरोप में और फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में और अमेरिकन कंट्रीज़ में आ चुका हुआ है। वो ट्रीटमेंट पे अब ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं कि यार कोई मेडिसिन, कोई जैसे फॉर एग्जांपल, वो ये करते हैं कि भी क्या लाइफ में ऐसी चेंज लाई जाए कि ये बीमारी आए ना, और अगर आ जाए ये क्रॉनिक स्टेज इख्तियार ना करें। कितने मज़े की बात है व्यूअर्स कि हम मॉर्निंग शो पे करते क्या आ रहे हैं पिछले 20 साल से। अब ऑलमोस्ट इस शो को 16 ईयर्स मुझे होस्ट करते हुए हो गए। और भैया आप ये देखें कि हम डेली यही बात करते हैं, जब भी हमारे पास कोई डॉक्टर आते हैं तो हम यही बात करते हैं, प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन में लाइफस्टाइल आता है। बिल्कुल, हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना जो पुट्ठा है। देखिए, जो चीज़ व्यूअर्स आपका जिस्म कर रहा है नेचुरली, जो अल्लाह ताला की तरफ से चले, उस पर तो जो मोरूसी भी कुछ चीज़ें होती हैं, अदरवाइज वो तो अपनी जगह है। बट जो चीज़ें हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जिस्म अपने आप को ही अटैक कर रहा है, जिसमें ऑटो इम्यून एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपने बात की वायरल इन्फेक्शन की थोड़ी देर पहले।
डॉक्टर साहब वायरल इन्फेक्शन तो आए दिन लोगों को हो रही होती है, जी तो वायरल इन्फेक्शन से जिगर को क्या फ़र्क पड़ता है और देखिए- कौन सी वायरल इन्फेक्शन से देखें, ये जो आपको हमने कहा ना, जैसे जो डर्टी वाटर से या ये जो नाई जो हजाम वगैरह, इनसे तकरीबन जो है ना ये वायरस, क्योंकि एक ही उस तरह इस्तेमाल करते हैं, फिर घरों में एक ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से ये जो इंजेक्शंस लगाते हैं, मेडिसिन फॉर एग्जांपल, एक ही उससे इंजेक्शंस लगाते हैं, तो इससे ये वायरस एंटर हो जाता है आपकी सर्कुलेशन में। अगेन लिवर जो है ना, क्योंकि वो उसमें कोई ऐसी खासियत डाली गई है, ठीक है, कि ये वायरस ये दे लव लिवर, ठीक है ना, एंड दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन द लिवर एंड देन दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग मीन कि इनकी ये बेसिकली वो सिपाही हाँ। है जो गोली भी खा लेगा, मार भी खा लेगा अपने मुल्क के लिए, हाँ तो जी। उस बेचारे जिगर का मुल्क है उसकी बॉडी, हाँ जी, और वो बेचारा हर ज्यादती जो आप उस जिस्म के साथ करेंगे सबसे पहले वो उससे गुजरेगा। वो उससे गुजरेगा। और मसला ये है कि व्यूअर्स, इंसानी जिस्म में इंसान का कोई भी ऑर्गन कितनी हद तक बर्दाश्त करेगा। हाँ, फिर एग्जैक्टली जब ये बर्दाश्त से जब वो इतना रिप्लिकेट हो जाता है और फिर वो सेल्स में होता है, फिर वो साथ में सेल डैमेज भी करता है, और डैमेज जब रिप्लेस होती है, डैमेज इज़ रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू विच इज़ अ डेड टिश्यू, ठीक है। तो आस्ता आस्ता लिवर जो है ना वो डेड होना शुरू हो जाता है, और जिसको हम फिर फेज़ में कहते हैं कि सिरोटिक होता जा रहा है लिवर, ठीक है ना। और उसके बाद और उसके बाद फिर वो लिवर अपने फंक्शंस छोड़ देता है, फिर आपके पेट में पानी बनना, यरकान का आना, खून और की फिर उल्टियाँ ट्रांसप्लांट पे बात करना, और फिर अल्टीमेटली यू गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन भैया ट्रांसप्लांट तो लिवर कैंसर की वजह से भी होता है। मैं ब्रेक जी। के बाद ना जी। लिवर कैंसर को टच करके फिर ये जानना चाहूंगी कि हम इन सब चीज़ों से बच कैसे सकते हैं। बिल्कुल। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला जिगर के कैंसर में मुब्तला है तो डॉक्टर साहब से अभी ब्रेक के बाद हम उस पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, एंड ऑफ कोर्स किस तरीके से अगर खुदा न खास्ता आप जिगर की किसी बीमारी में मुब्तला हैं या उससे बचना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी या लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, ये हम गाइडेंस लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर तारिक हमारे साथ हैं, हेड ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट एट शेख ज़ायद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर। डॉक्टर साहब, अभी हमने ब्रेक से पहले बातें तो की, लेकिन मैंने लिवर कैंसर को सेव इसलिए किया था क्योंकि जिगर का कैंसर एक बड़ी कॉमन चीज़ है। ऑफ कोर्स ये तो हम जानते हैं कि अगर हेपेटाइटिस सी बिगड़ जाए तो वो लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट डॉक्टर साहब, या गलत कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब इस तरह की बात सुनिए जी, कि जी। जिसको वो है तो उसको वो भी हो जाता है। तो ये बताइए कि जिगर का कैंसर होने के क्या रीजंस हैं? देखिए, जिगर के कैंसर दो किस्म के हैं। एक क्योंकि तो ये पूरा का कि- पूरा जिगर निकालना, नया हाँ। जिगर डालना, किसी का ट्रांसप्लांट करना, जी, मतलब आपकी बॉडी चाहे माँ का जिगर ही हो या भाई का ही हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी Accept नहीं करेगी करेगी, और नहीं। सारी ज़िंदगी की दवाइयाँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा, इसके दो टाइप के कैंसर्स हैं मोस्टली। एक तो ये है कि प्राइमरी, कि वो कैंसर है ही लिवर का, ठीक है ना जी, और वो मोस्टली जो है ना यही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट लिवर डिजीज़ हो जाए और वो डिजीज़ फ्रॉम एक्यूट टू क्रॉनिक फेज़ में चली जाए, मतलब है कि प्रोलॉन्ग हो जाए, वो सालों से बीमार, जैसे आपके वायरल डिजीज़ हैं, हेपेटाइटिस सी, बी, इनमें बी बहुत ज़्यादा कैंसर प्रोड्यूस करता है सी के मुकाबले में, ठीक है ना। सी हो गए, अच्छा, फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल लिवर को डैमेज किसी और तरीके से हो गया, ऑटोइम्यून प्रोसेस से हो गया, ठीक है ना, या कोई फॉर एग्जांपल ये जो ई वायरस के साथ हो गया, या अगर हीमोक्रोमेट जेनेटिक कंडीशन से हो गया, एक दफ़ा जब क्रोनिसिटी आई थी और लिवर सिरोसिस में, दैट इज़ द ग्राउंड फॉर अ कैंसर, ठीक है ना, उसमें फिर कैंसर्स बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब कैंसर जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर एग्जांपल जब ये अच्छे क्योंकि फिर लिवर को हम स्टेज करते हैं कि ये चाइल्ड स्कोर है कि अच्छा चाइल्ड ए है, बी है, सी है, बी सी में तो ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड है, और अगर ए आ गया तो उसमें आप लिवर का वो हिस्सा काट सकते हैं। लेकिन भैया मैंने तो यही देखा है कि ज़्यादातर यही होता है कि मैं एटलीस्ट मैंने जो 2-3 केसेस अपने ही जानने वालों में देखे हैं कि वो रिमूव किया, उसके बाद फिर उसमें प्रॉब्लम आ गई और उसको फिर पूरे के पूरे को रिमूव करना पड़ा और बाद फिर ट्रांसप्लांट पे जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जो सिरोसिस हो जाती है ना, इसकी मिसाल जस्ट लाइक बंजर ज़मीन पे कि उस पर हमेशा एक गंदा बूटा ही प्लांट ही फॉर एग्जांपल ग्रो करेगा। तो इसमें भी आप एक पोर्शन रिमूव कर लेते हैं, लेकिन फिर उसमें ये होता ये है कि अगर आप रिमूव करते हैं वो सर्वेलेंस में आ जाता है डॉक्टर के, वो डॉक्टर को विजिट करता है 3 महीने, 6 महीने पे, 1 साल पे, तो वो जब अगर सर्वेलेंस में आता है तो वो अगर दूसरा ट्यूमर बन भी रहा है तो दैट इज़ पिक्ड वेरी अर्ली, और उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। लेकिन डॉक्टर साहब आप जुल्म देखें जी कि हेपेटाइटिस एक काबिले इलाज बीमारी, बिल्कुल। हुआ किसी को हेपेटाइटिस, उसका नहीं इलाज किया, नहीं किया,
फिर वो गया सोराइसिस के अंदर, उस स्टेज पे भी आपने नहीं उसको हैंडल किया। जब तक कैंसर नहीं बनता तब तक लोगों को अकल नहीं आती। एग्जैक्टली। और उस स्टेज पे फिर वापसी नहीं है, उसके बाद फिर जिगर निकलेगा ही और किसी और का जिगर का हिस्सा डलेगा, और ये कोई गारंटी नहीं है कि वो उसको सूट भी करे कि नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ जिगर के कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली मेम्बर्स अक्सर घबराते हैं जी जिगर अपना देते हुए, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जिगर की क्या सिचुएशन है। वाहिद ऑर्गन है जो खुद ही रीजनरेट करता है हाँ अपने आप को। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, इसमें होता ये कि जब हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ये होती है पाकिस्तान में, क्योंकि बाहर के मुल्कों में कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन है कि जो लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं या ऑपरेशंस में ये वगैरह, तो उनके ऑर्गन्स ले लिए जाते हैं। ये बहुत एक सिस्टम है जो कि यूज़ हो रहा है बाहर। हमारे अनफॉर्चुनेटली दो हमने लॉ तो पास किया हुआ है, लेकिन हम कैडेवर में अभी तक उस तरफ आगे नहीं गए। तो ज़्यादा इन्हिसार हमारा है कि लिविंग रिलेटेड उनके बच्चों से, माँ से, बाप से, ये उनका जो है ना आधा जिगर लेकर या 50% या 45% लिवर लेके हम फिर जो है ना रिसिपिएंट को जो है ना वो ट्रांसप्लांट करते हैं। और बाय द वे हाँ जिसका जिगर निकाला जाता है वो माशाल्लाह से, क्योंकि पूरा जिगर तो नहीं निकालते, एक हिस्सा निकालते हैं, उसकी एक रिकवरी होती है और उसके बाद वो इंसान जो है उसका जिगर खुद ही रीजनरेट करके नॉर्मल साइज पे आ जाता है। और दूसरा इंसान, बिकॉज लोग कहते हैं ना कि हमने अगर गुर्दा दे दिया तो फिर एक रह जाएगा, इस केस में तो आपने जिगर दिया भी तो वो वापस उग जाएगा। बिल्कुल जी। इसमें जो और गुर्दों में भी एक बात जरूर कहूँगी उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो घबराते हैं, जिनका कोई मतलब मैच हो गया लेकिन वो कह रहे हैं हम देना नहीं चाहते, कुछ हो जाएगा। व्यूअर्स देखें, 2 गुर्दे अल्लाह ने आपको दिए, अगर एक गुर्दा आप किसी को डोनेट कर भी देते हैं, किसी से मुराद ये ऑब्वियसली हमारे यहाँ लीगली आप सिर्फ माँ बाप भाई बहन, आई थिंक यही है रिलेटिव्स जिनको आप दे सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी नहीं दे सकते ना? नहीं, अभी हमने चेंजेस कुछ एक्ट में की हैं। अच्छा। तो हस्बैंड वाइफ तो अभी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि अगर एक किसी बीवी का हस्बैंड मर रहा है किसी बीमारी से, तो सबसे पहले बीवी आगे आती है उसको नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर होता है कि लोग हस्बैंड वाइफ के केस में इसलिए भी बोल पड़ते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना कि शायद मजबूरी में बेचारी जो है वो एक दफ़ा इफ़ दे आर इन निकाह, मतलब है कि निकाह में शादी है इनकी, तो फिर वो हम ना सिर्फ फॉर एग्जांपल वाइफ की, अगर वाइफ की भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं उनमें से उसके साथ मैच करता है, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट। चले वंडरफुल, ये एटलीस्ट कुछ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आई है, क्योंकि वही वाली बात है ना भैया, अगर किसी के भाई बहन ना हो, हाँ, अम्मा बाप बुजुर्ग हो, तो वो बंदा किधर जाए? एग्जैक्टली यही है, ही हैज़ द राइट टू लिव। ठीक है ना, ये कोर्ट में भी ये डिसीजन, इस पर हमें किस दफ़ा कोर्ट में भी बुलाया गया है कि यार फॉर एग्जांपल इसके नहीं है तो अब इसका आगे क्या करें। तो इसीलिए फिर ये जो है ना, ये जो पंजाब गवर्नमेंट पे ख़ास तौर पर जो है ना हमें बिठाया और हमें कहा कि यार वाई नॉट आप इसका जो ये जो डोनेशन का जो है ना हमने इतना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, तो आप इसको एक्सपेंड कर दें। भाई हमारे जानने वालों में पिछले ही कुछ 5-6 साल पुरानी बात है, हमारे एक जानने वालों में एक और लड़की की डेथ हो गई, सिर्फ जवान लड़की, उसके किडनीज दोनों फेल हो गए, भाई भी मैच था, माँ भी मैच थी जी, और कुछ नहीं दिया उन्होंने, कुछ नहीं देते हैं एग्जैक्टली उन्होंने नहीं दिया, जबकि जो लड़का था, जो उस लड़की का हस्बैंड था, वो भी देने के लिए तैयार था और उसकी फैमिली मेंबर्स भी, मगर उस वक्त ये रूल नहीं आई थिंक पास हुआ था कि हस्बैंड नहीं दे सकता। जी, दिस इज़ अ वेरी वेरी टचिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जब एक जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल जो हमारे साथ अस्पताल में हुआ कि एक यंग पेशेंट वाज रेफर्ड फ्रॉम KPK, वो आया, यंग पेशेंट था, ही वाज 23-24 एंड ही हैड लिवर डिजीज़ जिसको ट्रांसप्लांट चाहिए था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने लिए एक कोई डोनर फॉर एग्जांपल था विद इन फैमिली आया, हमने फुली वर्कअप किया, पेशेंट को डोनर को भी वर्कअप किया। उसके एक तरीका है कि हमने एवेल्युएशन कमेटी से, फिर होटा से पास करवाया, फिर गवर्नमेंट से सिग्नेचर लेके अप्रूव हुआ एंड वी वर अबाउट टू गिव हिम अ डेट फॉर ट्रांसप्लांट। वो डोनर जो है वो खाइफ हो गया, ठीक है, खाइफ हो गया एंड वन गुड मॉर्निंग वी सा ही लेफ्ट द हॉस्पिटल बेड एंड ही वाज गॉन। जब रिसिपिएंट को पता चला कि यार मेरा तो दिस वाज माय लास्ट होप रिसिपिएंट, सो ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द रूम फ्रॉम द ब्लॉक एंड ही हैड सीरियस इंजरीज। जान दे दी क्योंकि उसको ये था कि भी मेरे पास आगे कुछ है नहीं मेरी लाइफ। वही वाली बात है ना कि अजियतनाक ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि फिर बंदा अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि ऑब्वियसली मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉरली भी, एथिकली भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना, और उस बेचारे ने अपनी तरफ से तो की, लेकिन देखें ना वही वाली बात है, हमारे सिस्टम ज़रा अगर बेहतर हो जाएंगे तो हालात भी बेहतर। अच्छा फाइनली डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त होता है, हम क्या चीज़ें अवॉइड करें या ना करें और अपनी ज़िंदगी में वो चेंजेस लेके आएँ तो हम जिगर की बीमारियों से ही बच जाए सिरे से? देखिए, इसमें तो जैसे मैंने आपको अभी एक लफ्ज़ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की कि लाइफस्टाइल मेडिसिन,
ये अब बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि लोग इंस्टेड ऑफ कि भी वो बीमारी का इंतज़ार करें, उनको बीमारी हो और वो बीमारी फिर क्रोनिसिटी की तरफ जाए और फिर वो फेल्योर की तरफ जाए और फिर उसके आर्गन की रिप्लेसमेंट के लिए या सर्जरी के लिए बात की जाए, तो इससे पहले लोग जाते हैं लाइफस्टाइल मेडिकेशंस, जिसमें आप अपनी न्यूट्रिशन को फॉर एग्जांपल जो है ना वो उस पर कंसंट्रेट करें कि भी आपकी न्यूट्रिशन ऐसी हो कि वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज ना कर सके। ठीक है, दिन में 3 दफ़ा देसी घी के पराठे खाने बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, एक दफ़ा दिन में आप खा सकते हैं अगर आपकी जिस्म और आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी है कि आप उसको बर्न ऑफ कर सकते हैं। वो सारी जो आप चर्बी वाली चीज़ें अपने सिस्टम में डालते हैं ना, वो जाके जिगर में बैठ जाती है। एग्जैक्टली। सेकंड है कि भी आप अपनी लाइफ के जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं इनको अवॉइड कर लें, मतलब है कि अननेसेसरी स्ट्रेस वगैरह जो है ना वो ना लें। ठीक है, जो है ना उसके बाद थर्ड जो है ना फॉर एग्जांपल होगी कि एक्टिविटी, कि आप चलें खाएं, हेल्दी खाएं। आपको अगर कोई बारबेक्यू आया हुआ है ज़रूर खाएं, बारबेक्यू इज़ नॉट ए इशू। अगर कोई ऐसी कोई डिश भी है, लेकिन उसके साथ फिर लाइफ में अपने लिए एक दिन में एटलीस्ट मिनिमम 40 मिनट्स ये रिकमेंडेड है कि अगर आप 40 मिनट अपनी एक्टिविटी करते हैं, कोई ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क एक्सरसाइज, ठीक है ना, तो आप जो है ना कैलोरीज को बर्न करें ताकि उसको स्टोर होने से बचाएं। ठीक है ना, तो नींद को पूरा करना। जी, कितने लोग हैं जो एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से सारी सारी रात जागे होते हैं, बेचारे जिगर को मौका ही नहीं मिलता कि वो भी बेचारा आराम करे। दैट्स द थिंग, ये भी एक प्रॉब्लम है। जबकि लिवर अपने आप को डिटॉक्सिफाई, जो मैंने आपको कहा ना करता है, वो करता रात को है, जब आप सो रहे होते हैं। और बाय द वे रात की नींद में, दोपहर को सोएंगे। यही तो बात है व्यूअर्स, बच्चों के बारे में हम क्या कहते हैं कि उनकी 8 से 10 घंटे नींद एज के हिसाब से, अगर बच्चा ज़्यादा छोटा 10 से 12 घंटे, कुछ बच्चों को 14 घंटे की भी नींद की रिक्वायरमेंट होती है जब वो बहुत छोटे होते हैं। सोते हैं तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, अगर वो सोएंगे नहीं तो जिस्म से ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा, बड़े कैसे होंगे? एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिल्कुल। सो एंड में डॉक्टर साहब आपका मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स को? अच्छा, इसमें मैं एक और बात भी कहूँगा कि ये जो मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन की बार बार बात कर रहा हूँ, इसकी मैं आपको एग्जांपल अपने अंकल की देता हूँ। ही इज़ इन टेक्सास एंड ही इज़ बेसिकली ही इज़ अ साइंटिस्ट। ही इज़ बेसिकली आइसोथर्म में उसकी कंपनी है, जो कि बड़े बड़े जो मेगा जो शॉपिंग मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए वो डिज़ाइन करते हैं एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। ठीक है, उनका एक यूनिट टेक्सास में है, एक यूनिट उनका शंघाई में है, चाइना में है। उसके जो है ना ख़ानदानी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ठीक है ना, 2 भाई मर गए फॉर एग्जांपल, एक CVA से मर गया, एक भाई फॉर एग्जांपल उनसे मर गया। अच्छा, उसने देखा कि यार ये तो मेरी तरफ भी आ रहा है, तो उसने जो है ना ये जो लाइफ टाइम मेडिकेशन नहीं है, ये लाइफस्टाइल मेडिकेशन, इस पे उसने अमल करना शुरू किया। अब ना तो वो कोई डायबिटिक की टेबलेट लेता है, ना ब्लड प्रेशर की टेबलेट लेता है। एट द एज ऑफ 82 वो अपना ये सारा बिजनेस खुद मैनेज कर रहा होता है। 82 माशाल्लाह। हाँ जी, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग 70 और 65 हमारी एवरेज एज है कि 64-65, इससे अगर आगे बन गए बोनस पे तो दैट इज योर लक, अदरवाइज हमारा ये 64-65। और व्यूअर 60-65 बहुत गलत एज है फौत होने की, क्योंकि एक्चुअली आपका जिस्म 120 साल तक जी सकता है विदाउट प्रॉब्लम, अगर आप इसको तरीके से चलाएं तो। हम जैसे ही किसी की 50 साल पे उम्र पहुंच जाती है तो कहते आए अब तो बस बुढ़ापा व्यूअर्स पूरी दुनिया में 70-80 साल के बाद आता है लोगों को। और तब भी लोग, आप देखें, मैं पिछले दिनों भैया होके आई हूँ सैन फ्रांसिस्को और टोरंटो कनाडा से, हाय भैया मैं तो सख्ते में ही चली गई। एक 80+ 90 की होगी वो खातून, अपना वॉकर लेके गई है अंदर मेरे सामने ग्रोसरी स्टोर में सौदा लेने। अच्छा, मैं उनको फॉलो करना शुरू हो गई, मैं कहा देखती हूँ आंटी क्या करती हैं। उन्होंने पूरा अपना सौदा खरीदा जी, उसको लटकाया अपने वॉकर की दोनों साइडों पे और ऐसे करके चलती हुई आगे चली गई। मैं आई पास कि मैं आपको रोड क्रॉस करा दूँ, तो उसने मुझे ऐसे करके देखा कि तुम्हारी कौन हो तुम भाई? अच्छी भली मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शी सेड नो आई एम फाइन थैंक यू, गो हेल्प समवन एल्स। और वो चल पड़ी। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार क्या बात है। सो द पॉइंट इज, हमने भी व्यूअर्स भरपूर अंदाज में अपनी ज़िंदगी जीनी है, सिर्फ गुजारनी नहीं है। और अगर ज़िंदगी जीनी है तो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। जब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक में जब वापस आएंगे तो 2 फीमेल एम्पावरमेंट के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हमारे साथ होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे कसम से आज जो 2 ख़वातीन बैठी हुई हैं ना मेरे पास प्रोग्राम में, कसम से इन दोनों के ऊपर ना टूथपेस्ट का ऐड शूट हो सकता है। क्या खूबसूरत दांत है। अच्छा, एक फ़नी बात है व्यूअर्स कि मैं हमेशा 2-3 चीज़ें नोट करती हूँ। एक तो हाथ पाँव, और दूसरी जो मैं चीज़ हमेशा नोट करती हूँ वो होता है लोग चेहरे पे नैन नक्श देखते हैं, मैं हमेशा स्माइल देखती हूँ
क्योंकि नए नक्श किसी के भी व्यूअर्स परफेक्ट नहीं होते। अल्लाह मियाँ ने हम सबको अपनी कैपेसिटी में परफेक्ट तख्लीक किया है, लेकिन हर बंदे के चेहरे पे मुझे हमेशा ही होता है कि जिस इंसान की एक प्यारी स्माइल होती है, और क्या हसीन स्माइलों वाली दोनों शहजादियाँ आज हमारे साथ बैठी हैं। शहजादियाँ इसलिए बुला रही हूँ क्वींस, क्योंकि ना सिर्फ ये खुद इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वेमेन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने अपने काम कर रही हैं, अपने अपने बिजनेसेस भी चला रही हैं, बट ये अपने साथ साथ और लोगों को, ख़वातीन को तो एम्पावर कर रही हैं, बाकी सब जेंडर्स को भी एम्पावर कर रही हैं माशाल्लाह से। एंड देन उसके साथ साथ इनका एक बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव है अबाउट एम्पावरमेंट। तो आइए सबसे पहले तो इनकी कहानी जानते हैं। हमारे साथ मेरी बहुत ही प्यारी बहन, हमारी लाडोर, एक्चुअली मेरे भाई की बहन, क्योंकि इनके भाई से मेरा ज़रा ज़्यादा लाड है, इनसे तो काम की कैपेसिटी में ही मुलाकात होती है। हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्रिलियंट CEO हैं एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉलेज की, बल्कि जिसकी फाउंडर भी शायद ये खुद ही हैं। पाकिस्तान में जो पहला ब्रिटिश कॉलेज रन किया जा रहा है वो मैम रन कर रही हैं, उसकी CEO हैं, फाउंडर हैं, जो ऑफ कॉल रेगुलेटेड ब्यूटी थेरेपी कोर्सेज ऑफर करता है, यानी आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी मिलती है और आपकी ट्रेनिंग भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होती है, और एजुकेशनिस्ट भी हैं और ऑफ कोर्स अ बिजनेस वूमन। अस्सलाम वालेकुम तला जी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मेरे भाई की बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक है ना? जान अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू। अरसे बाद आपसे मुलाकात होती है, क्योंकि आपकी एक तो ट्रैवलिंग इतनी होती है, ऊपर से रनिंग इतना बड़ा इंस्टीट्यूट टाइप कॉलेज इज़ नॉट ईजी। देन वी हैव विद अस हिरा इकबाल। मुलाकात तो इनसे मेरे ख्याल से आज मेरी पहली ही हो रही है, बट प्राइवेट ग्रुप ऑफ कंपनीज की माशाल्लाह फाउंडर है, एंटरप्रेन्योर है, कैफ़े रन कर रही हैं, फार्मेसी भी रन कर रही हैं। कैसी हैं? थैंक यू सो मच। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हीरा जी, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं, इवन दो टेक्निकली तला जी सीनियर है इन टर्म्स ऑफ हर सक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट, बट यहाँ आ ही गए तो आपसे ही आगाज़ करते हैं बात का। अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। आज जिस हीरा से मैं मिल रही हूँ, वो हीरा इकबाल इस कामयाब लेवल पे कैसे पहुँची? कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी स्टार्ट होती है मेरे फादर की डेथ के बाद से। हमारा फैमिली बैकग्राउंड जितना भी है वो आर्मी रिलेटेड है माशाल्लाह। तो हम लोग, आपको पता है कि वो थोड़े बच्चे थोड़े मम्मी डैडी और इस तरह के टाइप के होते हैं। तो लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ना वो एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो कभी सोचा नहीं था कि बहुत सिविल अफेयर्स में हम निकलेंगे तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी या ये मामलात होंगे। तो उन सबको लाइक जब फादर की डेथ हुई, आप कितनी बड़ी थी बेटे? मैं 13 इयर्स की, आई गेस 13। मैं सदके जाऊँ। कितने भाई बहन? हम लोग 5 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और हम आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, हम 2 सिस्टर्स, तो सेम लुक है हमारी। हाँ, तो जब कभी किसी मीटिंग पे नहीं जाना होता तो उसको भेज तो देती वो हो? नहीं, उनकी वो मैरिड है, कराची में होती है। वैसे जब ये किसी ऐसा मीटिंग हुआ में नहीं यार कभी। तू चली जा, स्कूल लाइफ बस में वहाँ पे होता बैठ के था। ऐसे करना और साइन कराना। स्कूल लाइफ में हो जाता था, टीचर्स कहते थे सेम क्यों आप 2-2 क्लासेस में क्यों बैठी हुई हैं, क्योंकि उनका सेक्शन डिफरेंट था, बट वो सेम लुक थी उनकी। वो मैरिड है माशाल्लाह, कराची होती हैं। और उसके बाद बस फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टडी का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि पढ़ना है, कुछ बनना है। तो चीज़ें फादर की डेथ के बाद काफ़ी डिस्टर्ब हुई, फाइनेंशली भी, ओवरऑल भी। तो क्योंकि सभी बहन भाई ही छोटे थे, तो एक भाई बड़े थे, वो भी एयरफोर्स में थे, उस तरह से टाइम नहीं दे सकते थे। तो मम्मा की बहुत सपोर्ट रही, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अभी तक सपोर्ट करती हैं माशाल्लाह। मैं मतलब कि रात को 12-1 बजे घर आ रही हूँ, कोई मसला नहीं, कुछ काम नहीं। की तरफ फिर कैसे आई? देखो, एक बच्ची जो इतनी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ी हुई, फादर की डेथ हुई, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा, उसकी अपनी PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई करना। ज़्यादातर वैसे यही होता है कि पढ़ लिख जाए बच्चियाँ तो इनकी तो फ़ौरन शादी, स्पेशली जब फादर की डेथ हो जाती है, ऐदी थी शादी, कुड़ियाँ दी थी शादी करो। बिल्कुल। तो ये काम और फिर बिजनेसेस और मतलब ये सब चीज़ें मैंने जब अपना सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट किया तो तब मेरे कुछ प्रोफेसर टीचर्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। शुरू से ही कहते थे आप किसी जगह पे जाएंगी, आप किसी जगह पे जाएंगी। तो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल लाइफ में भी रही, यूनिवर्सिटी में भी। इवन जब मैंने सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की तो मेरा स्टार्टअप जो था वो एज ए टीचर था, करियर में प्रैक्टिकल जब लाइफ में आई। और मेरा बच्चा तो छोटी सी मैं- उस्तानी और मैं मैट्रिक के उस्तानी, हम तो फिर भी उस्तानियाँ लगती है तो बिल्कुल ही नहीं लगती उस्तानियाँ। तो मैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रही थी, मैट्रिक करके स्कूल में भी और फिर एकेडमीज़ में भी।
मेरा पैशन नहीं था, मुझे एक टीचर ने मोटिवेट किया था कि यू कैन डू दैट, तो मैंने कहा चले, फिर मेरा उसमें थोड़ा पैशन आया, मुझे थोड़ा बोलना आया सीरियसली। टीचिंग से मैं पहले नहीं बोला करती थी इतना। तो उसके बाद बस फिर लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ रखी। मैंने उससे ये लर्न किया कि आप स्टडी, हमारे सब यहाँ पर स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, स्टडी करते हैं, बट साथ में पार्ट टाइम कुछ ना कुछ उनको ज़रूर करना चाहिए ताकि। अच्छा, तो ये हुआ, ये किया, फिर बिजनेस पहली कौन सी स्टार्ट की? बिज़नेस में सबसे पहले मेरा ट्रैवल एंड टूरिज्म, मुझे मार्खोर बहुत पसंद है नेम, तो मैंने इसी नेम से आगाज़ किया अपने सब चीज़ों का। तो मुझे ये मोटिवेशन और ज़्यादा जो मिली वो अमजद साकिब साहब जो अकोत को देख रहे हैं, नासरा इकबाल साहिबा, उनका एक सेशन हुआ, तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, क्योंकि वो इतनी माशाल्लाह उम्र में और वो सब चीज़ें देख रही थी। उसके बाद फिर मैंने जो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था वो मेरा ट्रैवल एंड टूरिज़म से था। मैंने डोमेस्टिक ट्रैवलिंग को देखा, फिर मैंने फ़ॉरेन एजुकेशन को प्रॉपर लुक आफ्टर करना स्टार्ट किया। उसमें स्टूडेंट वीज़ाज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स अराउंड द ग्लोब, इवन ऑन स्कॉलरशिप्स, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, और मार्खोर इंटरनेशनल का नेम इंट्रोड्यूस करवाया। फिर मैंने देखा कि मेरी मल्टीपल कंपनीज़ हैं, फिर मैंने उसको मार्खोर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंडर कर दिया। 4 कंपनीज़ हैं मेरी। एक डिजिटल सॉल्यूशंस के नेम से है जो ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग और सब चीज़ें देख रही है, और इवेंट्स एंड पीआर की भी है जो इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं साथ में। और फिर मैंने लास्ट ईयर एक कैफ़े का छोटा सा स्टार्टअप लिया, जॉइंट वेंचर है ये, और उससे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और फिर इस साल एक फार्मेसी का स्टार्टअप लिया। बस इस तरह से आगे आगे, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट जैसे जैसे होती है बिजनेसेस में, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, सब चीज़ें, तो माइंड खुद ही खुलता है, आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं कि भाई क्या आपने क्या करना है नेक्स्ट। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तला जी, आपकी कहानी ज़रा मुश्किल है, आपने ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम्स देखे हैं, इसलिए मैं आपके साथ रिलेट भी थोड़ा सा करती हूँ। ट्रैवलिंग भी बहुत रही, और अपने आप को प्रूव करने के लिए हर स्टेज पे आपने स्ट्रगल की, और माशाल्लाह आज आप जिस लेवल पे हैं, आप उन बच्चियों को हेल्प करती हैं जो खुद स्ट्रगल कर रही हैं। अपनी स्टोरी प्लीज़, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल है, हमारे साथ शेयर करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आपसे बात कर सकूं, लोगों तक पैगाम पहुंचा सकूं। मेरा जो मकसद है, हम पहला ब्रिटिश कॉलेज हैं जो कि सिप्टेक अप्रूव्ड हैं। पाकिस्तान में ये अप्रूवल हमें अल्लाह की इनायत से मिला है, और मैं बहुत हम्बली ये कहती हूँ कि मैं जो मेन मकसद था सिप्टेक और ऑफर रेगुलेटेड कोर्सेज़ को ब्यूटी थेरेपी में पाकिस्तान लाने का, वो वुमेन एम्पावरमेंट थी। क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो इतनी एम्पावर्ड नहीं हैं। यहाँ पे तो मतलब लेडी डॉक्टर्स शादी के बाद उनको कह दिया जाता है जी कि आप घर बैठें घर को बहू सबको चाहिए डॉक्टर, लेकिन प्रैक्टिसिंग नहीं। हाँ, यानी कि बहू डॉक्टर ले लेंगे, लेकिन कहेंगे कि जी अब तुम घर बैठो, बच्चे पैदा करो, और दैट्स इट, योर कैरियर इज़ फिनिश्ड। एंड अनफॉर्चुनेटली ये फेयर नहीं है किसी के साथ भी। वो ख़ातून भी एक इंडिविजुअल है। औरत की पहली प्रायोरिटी घर और बच्चे होने चाहिए। मैं ख़ुद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरी प्रायोरिटी मेरा घर और बच्चे हैं। और आप हमेशा से दोनों चीज़ें साथ लेके चलिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेटी जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल में ऑफिशियल डॉक्टर है, और मेरा बेटा मेडिसिन पढ़ रहा है। मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह मेडिसिन में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ कि आप घर और बच्चों को इकट्ठे लेके चलना चाहें तो आप चल सकते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है और मेरी फैमिली को जाता है, मेरे इन लॉज और मेरी अपनी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, भाइयों को, बहनों को, इन सब को जाता है जिन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया। कि लेकिन आपको इन लोगों ने फुली सपोर्ट किया, लेकिन आपको सोसाइटी से बहुत पुशबैक मिला। हाँ, सोसाइटी से आपको व्हिच इज स्ट्रेंज, क्योंकि आप सारे ही बहन, मतलब यू सिबलिंग्स, आप सारे काम करते हो, आप सारे वर्किंग हो, और आप सब खुद मुख्तार हो अपनी अपनी कैपेसिटी में। जी जी, मैं असल में ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हम लोगों ने 2015 में कोर्सेज इधर स्टार्ट किए थे, बहुत पुरानी बात है। और आप तो उससे बहुत पहले का आप बाहर कर रही थी। जी, 2006 से मैं ब्यूटी थेरेपी कर रही हूँ और पढ़ा रही हूँ और ये टीच कर रही हूँ। तकरीबन 25 इयर्स प्रोबेबली हो गए इस फील्ड में मुझे पढ़ाते हुए और टीच करते हुए, ये सब कुछ करते हुए। तो उस ज़माने में यानी कि
कोर्सेज, ब्यूरोथेरेपी कोर्सेज रेगुलेटेड नहीं थे, अभी भी बड़ी रिसेंटली पाकिस्तान में रेगुलेटेड हुए हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है अनफॉर्चुनेटली कि आप डॉक्टर हैं तो एक आपने यूनिवर्सिटी में जाना है और वो कोर्स पढ़ना है, ठीक है, आप फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, आप सोलिसिटर हैं, आप लॉयर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन ब्यूटी थेरेपी अभी भी कोई यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं ऑफ़र कर रही, यानी कि इट्स नॉट रेगुलेटेड, जो ब्यूटी थेरेपी कोर्सेज प्रॉपरली रेगुलेटेड बाय हायर एजुकेशन, यू नो। सो बेसिकली ड्रीम यही है कि यहाँ की वुमेन जो हैं वो एम्पावर्ड हों, क्योंकि अब जो इरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो जो जॉब्स हैं वो वोकेशनल कोर्सेज और वोकेशनल फील्ड की तरफ ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन मेरी जान तला जी, आप इस तरफ आई कैसे? मैं आई देखिए, कैसे? यू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, यू हैव ऑल ऑफ दैट, ज़रूरत तो नहीं नज़र आ रही मुझे कहीं पे। जी जी। बड़ी अजीब सी कहानी है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हूँ, मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, माशाल्लाह। और फिर मैंने सेकंड मास्टर्स किया, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन ऑब्वियसली आई स्टार्टेड माय पीएचडी एंड और ये फील्ड टोटली डिफरेंट है, राइट। तो मैं कह फिर रही हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी लेक्चरशिप स्टार्ट की, फिर हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद के साथ मैंने काम किया, जो कि ऑब्वियसली हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो पूरी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करता है और काम करता है, लेकिन एस्थेटिशियंस मेरी मदर इस फील्ड में शुरू से थी, माशाल्लाह, और वन ऑफ द फाउंडर्स इन पाकिस्तान। जी मैं जब मेरी शादी हुई तो मैंने नोट किया कि ख़ातून एक जो होती है ना, एक माँ और एक कैरियर वुमेन के दरमियान जंग होती है कि माँ जीत जाती है, जो कैरियर वुमेन है वो सैक्रिफाइस कर जाती है। माँ एक ऐसी प्रोफेशन का आगाज़ करती है जो कि उस बच्चे और घर को देख सके। तो मेरा जो पैगाम है वो उन ख़वातीन के लिए जो घर में बैठी हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए मैं मोटिवेशन हूँ कि वो घर बैठ के भी ये काम कर सकती हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वो एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, उसने कहा मुझे अच्छी गोद दो और मैं अच्छी नस्ल दूंगा, ठीक है, मुझे अच्छी बस गोद की गारंटी दे दो, क्योंकि एक औरत एक फ़र्द नहीं बनाती, वो एक नस्ल बनाती है, वो एक घरों को बनाती है, उस घर में 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों की तरबियत वो करती है। लेकिन Hira, I'll come to you for this, और आई वांट यू टू कवर दिस ऑल्सो। लेकिन अगर हम बात करें कि वो ये कि ख़वातीन, तो देखिए अपॉर्चुनिटीज़ भी तो होनी चाहिए ना जी। ख़वातीन अगर करना भी चाहें तो अक्सर मुझे लड़कियां कहती है कि आप ये करें क्या, हम करना तो चाहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या कर रहे हैं ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए? बेटा आप, एंड मैं आपका तो हमें पता ही है, बट मज़ीद जी, जी, please। इन्फॉर्मेशन। अब तो क्योंकि मॉडर्न एरा है, काफ़ी ऐसे प्रोफेशंस आ गए हैं जो गर्ल्स भी, वुमेंस भी घर बैठ के कर सकती हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे प्रोजेक्ट्स हो गए। जैसे आपका ये डिजिटल कंपनी Exactly। है, वहाँ पे आप अगर बच्चियों को हायर कर रही हैं Exactly। तो वो घर पे बैठ के भी काम कर सकती बिल्कुल ऐसे ही है, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, हर बंदे थोड़ा के सा पास टाइम को वो दें। नहीं मार्जिन मिलता, वो अगर करना भी चाहती है तो घर से इजाज़त नहीं मिलती। इजाज़त नहीं अब मिलती। इजाज़त वाले मामले पे 1000 दफ़ा व्यूअर्स हम बात कर सकते हैं, इसमें नहीं पढ़ेंगे मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, क्यों नहीं देते, ये वो वटेवर, ये सेकेंडरी चीज़ है। Exactly। अब नहीं मिल रही इजाज़त, एक बच्ची नहीं लड़ना चाहती घर वालों से, वो नहीं एक स्यापा डालना चाहती, क्योंकि लड़ के वो काम पे तो जाएगी तो घर भी तो उसने वापस आना है ना। सो अब अगर वो घर पे ही रह के करना चाहती है तो उसके लिए जैसे मैं आपको बताया कि प्रोफेशंस काफ़ी ऐसे आ गए हैं जिसमें बहुत इजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। आप लैपटॉप खोलें, आप अपना सिस्टम खोलें, इवन आप मोबाइल से कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में देखा, कुछ बच्चे ऐसे मेरे पास आते हैं, मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ खुद भी, तो मैं सिस्टम पे अपना लैपटॉप के अलावा नहीं यूज़ करती कुछ भी, लेकिन कुछ देखा है कुछ इतने अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं, अपने रेगुलर मोबाइल पे एंड्रॉइड्स पे बना रहे होते हैं। तो ये घर बैठ के एक अच्छी एक्टिविटी है, कर सकती हैं। इसके अलावा जो मेरा फॉरेन एजुकेशन वाला है उसमें क्योंकि एप्लीकेशंस लॉन्च करनी होती हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके लिए भी ज़रूरत नहीं है कि कोई बाहर आके ऑफिस में बैठ के या वो एप्लीकेशन लॉन्च करे। उसके लिए मैंने खुद टीम ऐसे रखी हुई है कि जो घर पे बैठ के ख़वातीन जो हैं वो एप्लीकेशंस लॉन्च करती हैं, स्टूडेंट्स कुछ रखे हैं। कोई वाली चीज़ है ना कि इंसान अगर खुद एम्पावर्ड हो व्यूअर्स, तो फिर दूसरों को एम्पावर करना आसान होता है। और सबसे पहली एम्पावरमेंट तो आपने अपने बच्चों को देनी है। और आप उनको कैसे एम्पावर करेंगे? आपके बेटे को किस तरह समझ आएगी कि एक औरत का इंडिपेंडेंट होना, काम करना, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है? जब आप माँ को देखते हैं उस कैपेसिटी में, चलें अगर माँ नहीं भी काम करती है, एटलीस्ट वो एजुकेटेड होती है। देखिए अब तो जो सिचुएशन है जिन जिन के घरों में वो तो है, लेकिन यहाँ से आगे जो लोग हमें देख रहे हैं वो, अब प्लीज़ तला जी आपके पैगाम पे हमने अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं तो यही कहूँगी कि माएँ देख रही हैं आपको, फादर्स देख रहे हैं, घर के बड़े भी देख रहे हैं, बच्चे भी शायद यंग लोग भी देख रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगी? लोग ना हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं। जी, मैं एक कुरान की आयत कोट करना चाहूँगी कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और जो ना उम्मीदी है वो कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए और हमें हमेशा परसिस्टेंट रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। ख़वातीन का एजुकेटेड होना इस कदर ज़रूरी है कि फ़र्ज़ कर लें कि बच्ची बहुत अच्छी है, अपने घर में शादी हो गई है, वो खुश है, हस्बैंड भी बहुत अच्छा है और वो उसने कभी काम नहीं किया। व्हाट इफ़ कि उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता है और वो बेवा हो जाती है, या वो सिंगल पेरेंट्स हो जाते हैं, या वो सिंगल पेरेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे? वो अब दोबारा उस एजुकेशन अब दोबारा सीखेगी तो इट्स बेटर, क्योंकि उसने एक पूरी नस्ल को लेके चलना है। क्योंकि जान बात यह है कि फाउंडेशन ही आप बच्चों की स्ट्रॉन्ग करें। वो आधी से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल करने की कोशिश में लगी रहती हैं, और उस स्टेज पे बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं, ससुराल भी होता है, अपनी 100 और जिम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे वर्किंग वुमन है नहीं है, तो तालीम फिर उस स्टेज पे मुकम्मल करनी मुश्किल होती है, और तालीम की एक एज होती है, तो बच्चियों को उनकी राइट एज पे पढ़ने देना चाहिए। बेशक, मैं इस पर टोटली एग्री करती हूँ इस बात पे, और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सारे पेरेंट्स को, भाइयों को, फैमिलीज़ को, कि अपनी बच्चियों की जो तालीम है उस पर ज़रूर उनके साथ कोऑपरेट करें और उनको इजाज़त दें, क्योंकि वो उनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। वो असल में मज़बूत सहारा वो तालीम है, वो तीसरा भाई है। अगर किसी लड़की के 2 भाई हैं तो तीसरा भाई उसका तालीम है, उसका हुनर है, वो पैसा है जो उसने खुद कमाया है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है जो कि उसने खुद कमाई है, वो किसी और मर्द की मोहताज नहीं है, उसके पास अपना पैसा है, वो इज़्ज़त और वक़ार से जी सकती है इस ऐसे माशरे में जहाँ पर सिर्फ मर्दों का राज है। थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर जॉइनिंग अस। तला जी, आई नो आप बहुत बिजी होती हैं, आपको मैं घसीट के लाना पड़ता है, और हीरा जी आप भी शदीद मसरूफ़ हैं, हमें तो एहसास नहीं था कि आप कितनी मसरूफ़ हैं, वो तो बातों में। सो व्यूअर्स, अगर ये दोनों ख़वातीन इफ़ दे कैन हैव इट ऑल, वाई कांट वी? सिंपल सी बात है ना। साथ अब मैं भी अपना छोटा सा एग्जांपल दे के आज का शो क्लोज करूँगी। बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, सारा कुछ है, वो भी साथ लेके चल रही हूँ। मॉर्निंग शो भी होस्ट करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, साथ में मेरे होस्टिंग के कॉर्पोरेट शोज़ भी चलते रहते हैं। उसके अलावा मेरी स्किन केयर है कि ऑर्गेनिक ब्रांड है, आपके सामने ही है व्यूअर्स, वो सब कुछ चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, दोस्त अहबाब सबको मिलने का भी टाइम मिल जाता है। लाइफ को मैनेज करने की बात होती है। और प्लीज़ बच्चियों को इतना हल्का ना लें। हमारे मुल्क की बच्चियाँ बहुत रिजिलियंट हैं, उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है जो हमें क्रिएट करनी चाहिए, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ हों तो फिर उनको फुलफ़िल भी करने का मौका देना चाहिए। मौका मिल जाता है बच्चियों को, उसी मौके को हम खुद ही कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि डॉक्टर बच्ची बन गई तो उसको प्रैक्टिस नहीं करने दिया। अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।